नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और इस वक्त आपसे एक अपील की आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि हम जिस लड़ाई को इस वक्त लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, इसमें मास्क ही हथियार आपके हाथ में है, जो सबसे आसान है और सबसे कारगर भी है, सबसे ज्यादा असरदार भी है। यही वजह है कि न्यूज़ 18 बार बार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम की भी शुरुआत की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए, ये शपथ लीजिए कि आप जब तक महामारी है घर से बाहर जब भी निकलेंगे मास्क नहीं उतारेंगे, मास्क ठीक से पहनेंगे। मास्क है, मजाक नहीं है। मास्क बहुत जरूरी है अगर कोरोना को मात देना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, नोएडा में पुलिस ने एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया। सेक्टर 58 में पुलिस ने इस फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। ये लोग इंटरनेशनल कॉल सेंटर को लोकल कॉल में कन्वर्ट करके गैर कानूनी तरीके से एक्सचेंज चलाकर भारत सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस को इनके पास से सर्वर, सीपीयू, कंप्यूटर और कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मोहसिन मुंबई से कॉल एक्सचेंज चला रहा था और देश का के बहुत बड़े रेवेन्यू लॉस के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है एक फर्जी एक्सचेंज को हम लोगों ने पकड़ा है। एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 की टीम और बाकी इससे कनेक्टेड और भी थानों में एफआईआर दर्ज हुए हैं। बेसिकली इन लोगों को सूचना मिली थी एक कंपनी के द्वारा कि उस कंपनी के पीआरआई लाइंस को यूज़ करके एक बहुत बड़ा फर्जी एक्सचेंज यहाँ पे क्रिएट किया गया है और वहाँ पर इंटरनेशनल कॉलिंग कराई जा रही है। उस इंटरनेशनल कॉलिंग को कराने के लिए बाहर से जो कॉल्स आ रहे हैं वो हमारे देश में जो उसके रिसीव करने वाले लोग होंगे उनके नंबर पे जो नंबर डिस्प्ले होगा वो इस कंपनी के पीआरआई लाइंस का नंबर डिस्प्ले होगा। इस प्रकार जो कॉलर था उसकी आइडेंटिटी हमेशा किसी को पता नहीं चल पाएगी। अमित सिंह हमारे सहयोगी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मुंबई से लेकर नोएडा तक का ये कनेक्शन बहुत बड़ा और तगड़ा लगता है। पुलिस को इसकी जानकारी कैसे लगी और कैसे इस पूरे गैंग को ट्रेस किया पुलिस ने? देखिए, आपको बता दूं मेनका कि पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि निजी कंपनियों द्वारा जो टेलीकॉम कंपनी थी कि इस तरह से एक फर्जी कॉल सेंटर है वो चलाया जा रहा है नोएडा के अंदर। तो पुलिस ने जब कल तफ्तीश की तो नोएडा के सेक्टर 62 में एक आइथम टावर है, वहाँ पे जाके जब पुलिस ने रेड मारी तो वहाँ भारी मात्रा में पुलिस को कंप्यूटर, सीपीयू, सर्वर मिले। लगभग 80 सीपीयू मिले हैं जो सर्वर का काम कर रहे थे और साथ में 54 कंप्यूटर मिले हैं। वहीं जो गैंग जो चला रहे थे उसके 3 जो गैंग के सदस्य हैं वो गिरफ्तार किए। बता दें आपको कि जो कॉल्स को ये रिसीव करते थे और कौन से सर्विस देते थे ये? देखिए, जो इंटरनेशनल कॉल होती थी, जो इनकमिंग कॉल होती थी उसको ये अपने सर्वर पे लेने के बाद लोकल जो डाइवर्ट किया करते थे, जो कॉलर था उसको डाइवर्ट किया करते। तो इसमें पुलिस ने बताया कि जो उसकी जो प्राइवेसी थी वो भी भंग होने का खतरा था। यहाँ से लेके गौतम बुद्ध नगर से लेकर मुंबई तक इसके तार जुड़े हैं। कई जगह इन गैंग के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और एफआईआर भी हुई है। पुलिस का दावा है कि जो गैंग के मुखिया है जो मुंबई से संचालन कर रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहाँ इंटरनेशनल कॉलों को डाइवर्ट करके लोकल कॉलों में लोगों को भेजी जा रही थी, जिससे लगभग एक दिन में 20 से 25 लाख रुपए का जो सरकार को, भारत सरकार को और राज्य सरकार को नुकसान हो रहा था। तो काफी लंबा चौड़ा नुकसान की भी आशंका बताई जा रही है कि करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है इनके चलते। लगातार जो इनकी कॉल थी और जो लोकल डाइवर्ट कर रहे थे इसके चलते पर डे मतलब 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान सरकार को झेलना पड़ा था। ठीक है अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है, गिरफ्तारी भी की है। बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार जिलों के दौरे पर है। कोरोना को लेकर समीक्षा हर जिले में पहुंचकर खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं। और आज उनके कार्यक्रम की बात करें तो थोड़ी ही देर में सिद्धार्थनगर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर कोविड कंट्रोल सेंटर का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे और सिद्धार्थनगर से फिर बस्ती जाएंगे। इसी बीच सिद्धार्थनगर के एक गाँव भी जाएंगे सीएम और वहां पर गाँव वालों से, ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे। सिद्धार्थनगर के बाद
बस्ती जिले में होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त हमारे साथ शरद सिद्धार्थनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि सीएम का काफिला आखिर पहुंचा कहां तक है, सीएम पहुंचे या नहीं। लेकिन उससे पहले कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच रहे हैं, मंडल स्तर पर जाकर, जमीन पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के हालात का जायजा ले रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था है या नहीं। अधिकारियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या दिक्कतें आ रही हैं, चुनौतियां क्या है किस जिले की, वो सीधे सीधे अधिकारियों से और मेडिकल स्टाफ से जान रहे हैं ताकि उसे दूर किया जा सके और उसके हिसाब से कोई फैसला लिया जा सके। साथ ही गांव भी जा रहे हैं क्योंकि अब फोकस में गांव है कि गांव में कोरोना का प्रकोप बढ़े ना, इस वजह से सीएम गांवों का भी दौरा कर रहे हैं। हर जिले के एक गांव जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, आपको आवाज मिल रही है तो आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कब तक यहां पहुंच जाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जस्ट तुरंत हेलीपैड पे उतरे हैं और यहाँ से सीधे वो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम की तरफ रवाना हुए हैं। इसके बाद वो वहाँ पर कोरोना की बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। गांव में जो कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा है और इसके अलावा जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे शरद, सिद्धार्थनगर में ही वो वाकया भी सामने आ गया कि अलग अलग वैक्सीन लोगों को लगा दी गई, तो क्या ये भी चर्चा में रहेगी ये बात? बिल्कुल, जैसे कि सभी को पता है योगी आदित्यनाथ सीधा संवाद करना पसंद करते हैं। ऐसे में वो किसी भी गांव जाकर किसी भी आशा कार्यकर्ता से सीधा संवाद कर सकते हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में पूरी जानकारी है या नहीं। वो कई बार प्रधानों से भी सीधी बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, आगामी 3-4 सालों में आप क्या क्या तैयारियां करेंगे जो नए निर्वाचित प्रधान हुए हैं। तो इस स्थिति में प्रत्येक को अपनी जिम्मेदारी समझकर वो जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद शरद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो शरद ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं, अभी अभी उनका हेलीकॉप्टर उतरा और वहां से वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। अगली खबर मथुरा से, जहां पर बरसाना में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। गौ तस्कर कंटेनर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। ये सभी जानवरों को आटे में नशीला पाउडर खिलाकर मिलाकर देते थे, जिसके बाद जानवरों को कंटेनर में डाल दिया जाता था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 20 गोवंश बरामद किए हैं जिन्हें राजस्थान ले जाया जा रहा था। तस्करों से तमंचा और नशीला पाउडर भी बरामद किया गया है। 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा कामा बॉर्डर पर लगभग 7:30 बजे एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 3 व्यक्ति मौके पर मौजूद मिले। ट्रक में 20 गौवंश थे जिनको जो है गौशाला में रखाया गया, तथा पकड़े गए व्यक्ति जावेद सन ऑफ खुर्शीद के पास से एक अवैध असला 315 बोर तथा 470 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। इधर ग्रेटर नोएडा में एक बाइक ट्रक में टक्कर हुई, जिसके बाद बाइक में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। थोड़ी देर में पूरी की पूरी बाइक जलकर राख हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक और एक बच्चा घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घटना दादरी इलाके की है, जहां पर ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी है। हादसे के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बाइक पूरी तरह से जल चुकी है, राख हो चुकी है। गनीमत रही कि बाइक सवार युवक और बच्चा सकुशल है। ये दादरी बाईपास है और ये बाइक, यहाँ का नजारा देखिए। उधर उन्नाव में चोरी की वारदात लाइव, जी हां, तस्वीरों में भी चोरी की ये वारदात जो है वो कैद हुई है। ट्रांसफार्मर के मीटर बनाने की फैक्ट्री में चोरी हुई है। लाखों का सामान चोर अपने साथ ले गए। सीसीटीवी की मदद से ये चोर पकड़ा गया। हिरासत से भागा है ये चोर। पुलिस पर चोर को भगाने का आरोप भी लगा है। तो आप सीसीटीवी फुटेज इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें एक शख्स आपको दिख रहा होगा नीले रंग के कपड़े में, जिसने यहां पर बताया जा रहा कि लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। बहुत आसानी से बंद फैक्ट्री से ये सामान लेकर फरार हो जाता है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस की हिरासत से ये भाग निकला।
और आरोप लोग पुलिस पर भी लगा रहे हैं कि इस चोर को भगाने में पुलिस ने मदद की। उधर मथुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 112 के पास एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। कैंटीन में पुराने जूते चप्पल भरे हुए थे। घटना राया थाना इलाके की है। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कैंटर को सड़क से हटा दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, शादी समारोह से अगवा कर युवक के साथ मारपीट हुई है। बाराबंकी से अगवा कर लखनऊ में एक लड़के को मारपीट के बाद फेंक दिया गया। लखनऊ के मड़ियाओं में युवक को फेंका है बदमाशों ने। मामले की जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। युवक की कपड़े उतारकर पिटाई की गई है और बकायदा वीडियो भी बना है। दोस्त की शादी में बाराबंकी गया था ये शख्स, लेकिन वहां से किसी ने इसका अपहरण किया, इसकी मारपीट की है। कपड़े उतारकर इसकी मारपीट की गई है और फिर इस लड़के को लखनऊ में फेंक दिया गया है। आखिर पूरा मसला इसके पीछे है क्या, ये अभी बात पूरी तरह से सामने नहीं आई है। उन्हीं के घर में जाके तब हमको वहां पे मारे हैं। उधर शाहजहांपुर में उस वक्त हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया जब हिंदू गोरक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष से डॉक्टर ने फोन पर अभद्रता की। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल शुक्ला ने आरोप लगाया कि उन्होंने घायल गाय के इलाज के लिए डॉक्टर रामकिशोर रोहेला से संपर्क किया था, लेकिन डॉक्टर ने जानकारी देने की जगह गाली गलौज शुरू कर दी। घटना के बाद संगठन के लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम इंद्र विक्रम सिंह राहुल शुक्ला से उन्होंने फोन पर बात की और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। डीएम के आश्वासन के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे से आंदोलन हटाया। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर दूसरे देशों को 6 करोड़ वैक्सीन क्यों भेजी गई। Why is India one of the largest manufacturers of vaccines in the world facing a scarcity of vaccines today? Why was the first order of vaccines by the government of India placed in January 2021 when other countries began placing their orders in the summer of 2020? Why did our government export 6 crore vaccines between January and March 2021 while vaccinating only 3.5 crore Indians during the same period of time? The government of India owes the people of India answers. We have to ask them questions and they will have to answer to us. तो प्रियंका गांधी एक मुहिम चला रही है, जिम्मेदार कौन, और उसी के तहत ये सवाल उन्होंने यहां रखा है। इधर आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। मुठभेड़ सिकंदरा थाना इलाके में हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले डॉक्टर के घर में दिन दहाड़े लाखों की लूट हुई थी। बीती रात मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी की। तब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसका नाम विपिन बताया जा रहा है, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से लूट के 1,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बदमाश का दूसरा साथी हालांकि भाग निकला, जिसकी तलाश इस वक्त जारी है। एक मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी जिसका नाम विपिन है वो इस घटना में सम्मिलित है और उसके कुछ साथी। इसी के लिए पुलिस द्वारा लगातार घेराबंदी नाकाबंदी की जा रही थी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में आज एक बाइक को रोकने की कोशिश की और वो बाइक के द्वारा रोका नहीं गया, उसको वार्निंग दी गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है। जब उसको पूछा गया उसका नाम तो उसने अपना नाम उसका विपिन बताया। उसका एक साथी ओम जो है वो मौके से फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि उसी रॉबरी केस के संबंधित है और कुछ ATM कार्ड्स, घड़ियाँ, लगभग 1.25 लाख रुपए, एक लैपटॉप और अन्य चीज़ें, एक तमंचा उसमें बरामद हुआ है। झांसी में एक वकील पर तेजाबी हमला दबंगों ने किया है। वकील पर फेंका है तेजाब। तेजाब से वकील बुरी तरह से झुलस गए हैं और हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। नवाबाद के कोछा भावर गांव का ये मामला है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अश्विनी पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी, क्या खबर है इस बारे में आपके पास? देखिए, ये एक कुछ नाम का वकील था जो अपने खेत पे सुबह
7 बजे के आसपास घूमने गया था, तभी पीछे से 2 लोग आते हैं दबंग और उसकी पीठ पर तेजाब से हमला करते हैं। बताया जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश चल रही है इन लोग के बीच में, जिसकी कई बार वकील ने पुलिस से शिकायत भी की थी। समय रहते तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद एक बड़ी घटना सुबह हो गई है। वकील पर तेजाबी हमला हो गया है। तेजाब हमले के वकील काफी ज्यादा झुलस गया, उसकी गर्दन और पीठ में काफी ज्यादा झुलसे के निशान आ गए। फिलहाल पुलिस ने वकील को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन जिस तरीके से एक वकील पे दबंगों ने हमला किया और मौके से फरार हो गए, और पुलिस अब तक जो दबंग थे उन तक नहीं। अश्विनी, तो पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर कोरोना संकट के दौर में सोशल मीडिया पर लोग पहले से ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं और ऐसे में संभव है कि आप अनजान लोगों से भी बातचीत करने लग जाएं, लेकिन जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि ये साइबर अपराधियों का एक खूबसूरत जाल हो जो आपकी गाढ़ी कमाई पर नजरें गड़ाए बैठा है। 3, 2, 1, 0। साइबर अपराधों के तरीकों की फेहरिस्त बेहद लंबी है। अलग अलग तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई को चूना लगाने वाले न जाने कितने गिरोह सक्रिय हैं। हालांकि साइबर सेल के गठन और साइबर पुलिसिंग के नए तरीकों की वजह से काफी मामलों में अपराधी पकड़े भी गए हैं, लेकिन कई बार ये लोग इतनी सफाई से लोगों को चूना लगाते हैं कि पीड़ित कहीं शिकायत भी नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है प्रयागराज में। यहाँ कई लोगों से साइबर वसूली की शिकायतें पुलिस को मिली हैं। दरअसल ये एक नए तरीके से साइबर अपराध का मामला है। इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर फर्जी आईडी के जरिए महिलाएं पहले लोगों को वीडियो चैट के लिए बुलाती हैं। अश्लील वीडियो चैट के दौरान ये गिरोह इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और फिर अपने शिकार से इसकी एवज में पैसा मांगता है। मना करने वालों को ये वीडियो चैट सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। आपसे रिक्वेस्ट किया, जैसे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, और किसी अनजान को व्यक्ति ने उत्सुकता बस उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो उससे आपसे चैटिंग किया, 2-3 दिन अच्छी बातें की। उसके बाद उनको कहा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए, उस पर हम लोग व्हाट्सएप बातें कर सकते हैं, जिसको कोई टेप नहीं कर सकता। फिर व्हाट्सएप पे ले करके फिर रात में उनको बुलाना और उस पर फिर अश्लील बातें करना। यदि व्यक्ति मना करता है तो उसे काट देना, लेकिन उसकी फ़ोटो लेकर के मॉर्फिंग करके उसकी न्यूड फ़ोटो बना करके किसी महिला की न्यूड फ़ोटो के साथ जोड़ करके वीडियो बनाना और उसके बाद उसे धमकी देना, ब्लैकमेल करना कि आप इस अकाउंट में जल्दी पैसा डालिए। ये गिरोह कितने खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ प्रयागराज में पिछले 2 महीनों के अंदर 36 से ज्यादा शिकायतें इसको लेकर दर्ज की जा चुकी हैं। कई मामले ऐसे भी होते हैं कि पीड़ित डर की वजह से शिकायत भी दर्ज नहीं कराते। पीड़ितों में कई डॉक्टर, वकील और जाने माने लोग भी शामिल हैं। ऐसे में साफ है कि ये गिरोह बड़ी सावधानी से अपना शिकार चुनते हैं। पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि ऐसे गिरोह को लेकर सावधान रहें। अगर ऐसे किसी गिरोह के चंगुल में आप फंस भी जाते हैं तो फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। इसमें कई प्रोफेसर, डॉक्टर, एक तो गोपनीय रूप से मैं नाम नहीं शेयर करूंगा, इधर लगभग 1 महीने से 30-40 कंप्लेंट्स आई। जो लोग अपना नाम बताने से डरते हैं, कंप्लेंट्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक तो व्यक्ति इतने परेशान हो गए तो आत्महत्या करने जा रहे। तो इसमें मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की बात नहीं। साफ है कि लोगों को इज्जत का डर दिखाकर वसूली करने का यह नया ट्रेंड कितना खतरनाक है। पहले शख्स को खूबसूरत बातों के जाल में फंसाया जाता है, फिर उसकी आपत्तिजनक चैट को सार्वजनिक करने का डर दिखाकर पैसा वसूला जाता है। ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान शख्स से बातचीत करने से पहले उसकी तस्दीक करें, क्योंकि हो सकता है इन गिरोह का अगला शिकार आप हों। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।